मशहूर कहानीकार मुंशी प्रेमचंद जी अपनी दिल को छू लेने वाली कहानी सौत में ग्रामीण भारत की असली तस्वीर दिखाते हैं। उनकी लेखनी में गांव की सादगी और वहां के लोगों की जटिल भावनाओं का अद्भुत मिश्रण देखने को मिलता है। एक पारंपरिक भारतीय गांव की पृष्ठभूमि पर आधारित सौत मानवीय रिश्तों की पेचीदगियों, सामाजिक अपेक्षाओं और प्यार और त्याग की अटूट शक्ति के बारे में बताती है। प्रेमचंद जी ने इस कहानी में ग्रामीण जीवन की छोटी छोटी बातों को भी बारीकी से उकेरा है, जिससे पाठक उस समय के समाज की गहराई को महसूस कर सकते हैं। प्रेमचंद जी पितृसत्तात्मक समाज की सामाजिक गतिशीलता को बखूबी दिखाते हैं, जहां अक्सर औरतों को ही सामाजिक मानदंडों का खामियाजा भुगतना पड़ता है। उनकी कहानियों में औरतों की स्थिति और उनके संघर्षों का सजीव चित्रण मिलता है, जो आज भी प्रासंगिक है। कहानी में जानदार वर्णन और पहचानने योग्य किरदारों के जरिए वो आजादी से पहले के भारत के जीवन की एक वास्तविक तस्वीर पेश करते हैं। प्रेमचंद जी के किरदार इतने जीवंत हैं कि वे पाठकों के दिलों में बस जाते हैं और उनकी कहानियों की गहराई को समझने में मदद करते हैं। कहानी की बुनियाद एक साधारण सी घटना पर टिकी है, एक सौतन का आना। यह घटना न केवल परिवार के भीतर बल्कि पूरे गांव में हलचल मचा देती है। हालांकि यही घटना एक के बाद एक कई घटनाओं को जन्म देती है, जिससे किरदारों की कच्ची भावनाएं और कमजोरियां उजागर होती हैं। प्रेमचंद जी ने इस कहानी में मानवीय स्वभाव की गहराई को बखूबी दर्शाया है, जिससे पाठक खुद को उन किरदारों के साथ जोड़ पाते हैं। सौत सिर्फ एक कहानी नहीं है, यह बीते युग की वास्तविकताओं को दर्शाने वाला एक आईना है, जो इंसानी स्वभाव की बहुमूल्य जानकारी देता है, जो आज भी प्रासंगिक है। प्रेमचंद जी की लेखनी में वह ताकत है जो पाठकों को सोचने पर मजबूर कर देती है और उन्हें अपने समाज और संस्कृति की गहराई को समझने का अवसर प्रदान करती है। सौत के केंद्र में पात्रों का एक जटिल जाल है, जो एक दूसरे से गहरे जुड़े हुए हैं और जिनके बीच के रिश्ते बेहद उलझे हुए हैं, जहां हर कोई अपनी इच्छाओं, असुरक्षाओं और कर्तव्य की भावना से प्रेरित होता है। ये पात्र अपने अपने जीवन में संतुलन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अक्सर उनके प्रयास विफल हो जाते हैं। कहानी मुख्य रूप से तीन मुख्य किरदारों के इर्द गिर्द घूमती है। लालाजी, जो बूढ़े हो रहे हैं और अपने जीवन के अंतिम चरण में हैं, उनकी पहली पत्नी झल्ली, जो वर्षों से उनके साथ हैं, और उनकी नई जवान दुल्हन फूलमती, जो हाल ही में उनके जीवन में आई है। लालाजी फूलमती के प्रति अपने आकर्षण में अंधे होकर झल्ली की उपेक्षा करते हैं, जो उनके साथ अपने जीवन के कई साल बिता चुकी है और अब खुद को अकेला महसूस करती है। झल्ली को एक ऐसी समर्पित पत्नी के रूप में चित्रित किया गया है, जो अपने भाग्य को स्वीकार कर चुकी है। वह अपने पति के बदलते व्यवहार को समझने की कोशिश करती है, लेकिन अंततः उसे अपने अकेलेपन से जूझना पड़ता है। फूलमती, जो शुरुआत में भोली और अपने नए जीवन की जटिलताओं से अनजान है, धीरे धीरे घर के भीतर चल रहे भावनात्मक उथल पुथल में उलझ जाती है। उसे समझ में आता है कि यह नया जीवन उतना सरल नहीं है जितना उसने सोचा था। धीरे धीरे फूलमती को घर के भीतर चल रहे संघर्षों और भावनात्मक उथल पुथल का सामना करना पड़ता है। वह अपने नए परिवार के सदस्यों के साथ तालमेल बिठाने की कोशिश करती है, लेकिन यह प्रक्रिया उसके लिए बेहद कठिन साबित होती है। कहानी में लालाजी की बेटी चुन्नी जैसे सहायक किरदार भी हैं, जो इस नाटक को चुपचाप देखती रहती है। चुन्नी का किरदार भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि वह अपने माता पिता और फूलमती के बीच के रिश्तों को समझने की कोशिश करती है। चुन्नी इस नाटक की मूक दर्शक है, जो अपने परिवार के भीतर चल रहे संघर्षों को देखती है और समझने की कोशिश करती है कि कैसे इन रिश्तों को बेहतर बनाया जा सकता है। इन किरदारों के माध्यम से प्रेमचंद जी मानवीय रिश्तों के बहुआयामी स्वरूप और उनसे उपजी अक्सर टकराव वाली भावनाओं का बड़ी बारीकी से वर्णन करते हैं। वे दिखाते हैं कि कैसे प्रेम, ईर्ष्या और कर्तव्य की भावना एक साथ मिलकर एक जटिल और गहन कहानी बुनते हैं, जो पाठकों को सोचने पर मजबूर कर देती है। फूलमती के आने से लालाजी के घर का नाजुक संतुलन बिगड़ जाता है। झल्ली, जो कभी लालाजी के स्नेह की एकमात्र पात्र थी, खुद को जलन और असुरक्षा से जूझती हुई पाती है। लालाजी
फूलमती की जवानी और सुंदरता पर मोहित होकर उस पर ध्यान देते हैं और झल्ली को और भी अकेला कर देते हैं। फूलमती, जो शुरू में इस तनाव से बेखबर थी, धीरे धीरे झल्ली के दुख में अपनी भूमिका को समझने लगती है। कहानी इन बदलते रिश्तों की बारीकियों को बखूबी दिखाती है। झल्ली का दबा हुआ आक्रोश, अपनी पत्नी की पीड़ा के प्रति लालाजी की बेरुखी और फूलमती की बढ़ती बेचैनी मिलकर एक ऐसा तनाव पैदा करते हैं जो पूरी कहानी में महसूस होता है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, फूलमती को झल्ली के पिछले बलिदानों के बारे में पता चलता है। वह जानती है कि झल्ली ने अपने जीवन में कितनी कठिनाइयों का सामना किया है और कैसे उसने अपने परिवार के लिए अपने सपनों और इच्छाओं को त्याग दिया है। उसे पता चलता है कि झल्ली ने लालाजी के व्यापार में मदद करने के लिए अपने गहने बेच दिए थे, और यह जानकर फूलमती का दिल भर आता है। भक्ति के ऐसे काम जिन्हें लालाजी भूल चुके हैं। लालाजी की व्यस्तता और समय के साथ झल्ली के बलिदान कहीं खो गए थे। यह रहस्य उद्घाटन कहानी में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित होता है। फूलमती को एहसास होता है कि झल्ली का त्याग कितना बड़ा था और कैसे उसने अपने परिवार की भलाई के लिए सब कुछ किया। फूलमती झल्ली के लिए अपराध बोध और सहानुभूति से भरकर मामले को अपने हाथ में लेने का फैसला करती है। वह जानती है कि उसे कुछ करना होगा ताकि झल्ली को उसका हक मिल सके। उसे एहसास होता है कि उसकी वजह से ही झल्ली दुखी है। फूलमती को यह भी समझ में आता है कि झल्ली ने अपने जीवन में कितनी बार अपने सपनों को कुर्बान किया है। फूलमती का अपनी खुशी से ज्यादा झल्ली की खुशी को अहमियत देने का फैसला एक पितृसत्तात्मक समाज में महिलाओं के रिश्तों की जटिलताओं को उजागर करता है। यह दिखाता है कि कैसे महिलाएं एक दूसरे का समर्थन करती हैं और एक दूसरे के लिए खड़ी होती हैं। यह निस्वार्थता और परिवार की शांति के लिए औरतों द्वारा किए जाने वाले बलिदानों पर जोर देता है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्चा बलिदान और प्रेम क्या होता है और कैसे महिलाएं अपने परिवार के लिए सब कुछ करने को तैयार रहती हैं। कहानी में एक और नाटकीय मोड़ तब आता है जब फूलमती एक बेटे को जन्म देती है। हालांकि यह खुशी का मौका होना चाहिए, यह भावनात्मक संघर्ष को और बढ़ा देता है। लालाजी फिर से पिता बनने की खुशी में झल्ली से और भी दूर हो जाते हैं। हालांकि फूलमती एक दिल दहला देने वाला फैसला लेती है। अपनी अंतरात्मा और झल्ली के लिए नए सिरे से मिले सम्मान से प्रेरित होकर वह बच्चे को झल्ली का बताने का फैसला करती है। निस्वार्थता का यह कार्य फूलमती के चरित्र की गहराई और सामाजिक मानदंडों को पार करने की सहानुभूति की शक्ति को दर्शाता है। भाग 6, क्षमा और प्रायश्चित, उम्मीद की किरण। फूलमती के निस्वार्थ कार्य का घर पर गहरा प्रभाव पड़ता है। लालाजी शुरू में इस विचार का विरोध करते हैं, आखिरकार बच्चे को झल्ली के रूप में स्वीकार कर लेते हैं। हालांकि यह स्वीकृति अपराध बोध और अपनी कमियों के एहसास से सनी हुई है। झल्ली फूलमती के बलिदान से अभिभूत होकर बच्चे और फूलमती दोनों को खुले हाथों से स्वीकार करती है। क्षमा का यह कार्य दोनों महिलाओं के बीच एक अनोखे बंधन का मार्ग प्रशस्त करता है, जो सौतन के बीच की पारंपरिक प्रतिद्वंद्विता को पीछे छोड़ देता है। भाग 7, समाज की ताकत, रिवाज और उम्मीदें। सौत उन सामाजिक मानदंडों और अपेक्षाओं पर भी प्रकाश डालती है जो अक्सर व्यक्तियों, खासकर महिलाओं के जीवन को नियंत्रित करते हैं। जरूरत के बजाय सामाजिक स्वीकृति से प्रेरित होकर दूसरी पत्नी रखने का लालाजी का फैसला उस पितृसत्तात्मक व्यवस्था को उजागर करता है जो उनके जीवन को नियंत्रित करती है। कहानी महिलाओं पर थोपे गए दोहरे मापदंडों की सूक्ष्म आलोचना करती है। जहां लालाजी के कार्यों को आदर्श के रूप में स्वीकार किया जाता है, वहीं झल्ली और फूलमती से यह अपेक्षा की जाती है कि वे सामाजिक अपेक्षाओं के अनुरूप ढलें और अपनी खुशी से ज्यादा परिवार की शांति को प्राथमिकता दें। भाग 8, एक कालातीत कहानी, आधुनिक युग में प्रासंगिकता। दशकों पहले लिखे जाने के बावजूद सौत आज भी पाठकों को अपनी ओर खींचती है। प्यार, ईर्ष्या, त्याग और सामाजिक दबाव के विषय आज हमारी आधुनिक दुनिया में भी प्रासंगिक हैं। कहानी में महिलाओं के बीच के जटिल रिश्तों,
खासकर झल्ली और फूलमती के बीच की गतिशीलता को दिखाया गया है, जो समय और सांस्कृतिक सीमाओं से परे है। यह हमें सहानुभूति, क्षमा और मानवीय भावनाओं की जटिलताओं की स्थायी शक्ति की याद दिलाता है। भाग 9। सौत, मानव स्वभाव का एक प्रतिबिंब। सौत महज एक कहानी नहीं है, यह मानव स्वभाव का गहरा प्रतिबिंब है। अपने किरदारों के सफर के माध्यम से प्रेमचंद जी स्वार्थ और निस्वार्थता, क्रूरता और करुणा दोनों की क्षमता का पता लगाते हैं, जो हम सभी के भीतर मौजूद है। कहानी पाठकों को आशा की भावना के साथ छोड़ देती है। ये सुझाव देती है कि सामाजिक बाधाओं और व्यक्तिगत संघर्षों के बीच भी दया और समझ के कार्य मोचन का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं और अप्रत्याशित बंधन बना सकते हैं।